बताइए क्या डाउट है, सर भेजिए। उसका था, काउंटिंग का था। हाँ ग्रुप में भेजिए, अभी असल में। डिस्कस करते हैं। ओके सर। बाकी लोग भी ज्वाइन करते हैं तो भेजिए जी। तो क्या है इसमें डाउट सीएमआई वाले में? सर वो मुझे क्वेश्चन नहीं मिल रहा। क्या नहीं मिल रहा? क्वेश्चन नहीं मिल रहा। अच्छा क्वेश्चन ही नहीं मिल रहा, कोई नहीं, दूसरा पूछो फिर। इधर नहीं सेव सर, कर। वो मैं हाँ ऐसे बता सकता हूँ कि बताइए। मतलब 4 3 2 1। हाँ क्या 4321? हाँ नहीं सर, ये एक ही नंबर है ना? ठीक है, 4321। हाँ हाँ। इससे स्ट्रिक्टली नंबर कितने बनेंगे फ्रॉम द डिजिट 0 1 2 3 4 5? 0 1 2 3 4 5। इससे क्या बनाना है इससे? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, मतलब इससे स्ट्रिक्टली ग्रेटर अच्छा इससे लार्जर, नंबर्स। इससे हाँ, लार्जर कितने नंबर बनाए जा सकते हैं? इन डिजिट से। हाँ तो ठीक है ना, इसमें तो इससे लार्जर बनाना है तो इसका मतलब है कि यहाँ पे चॉइसेस फिक्स है, 4 या 4 से ज़्यादा ही रखना पड़ेगा। तो अभी के लिए सोचो आपने 4 रख दिया फॉर एग्जाम्पल, मान लो, तो क्या होगा? अभी 4 के लिए सोच रहे हैं कि 4 हमने फिक्स कर दिया। सो व्हाट आर द चॉइसेस यू हैव हेयर? हाउ मेनी चॉइसेस यू हैव? इससे लार्जर चाहिए ना। एक ये केस है जब हमने 4 फिक्स कर दिया, तो यहाँ फेवरेबल चॉइस क्या है हमारे पास? 0 इज नॉट, 1 इज नॉट, 2 इज नॉट, 3 इज नॉट। सो अच्छा रिपीट है कैसे, रिपीट अलाउड है कि नहीं अलाउड है, कैसे पता चलेगा? सर ये कुछ मेंशन नहीं किया, इतना ही क्वेश्चन है। मतलब इनको ही यूज करना, मान लो स्ट्रिक्टली इतना ही यूज करना है। सो रिपीटेशन नहीं अलाउड, डिपेंड करता है रिपीटेशन अलाउड है कि नहीं है ना उस पर। तो दोनों केस में कर सकते हो आप कि विथ रिपीट, क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा सर क्योंकि मैं। रिपीटेशन अलाउड है। हाँ लिखा होगा कुछ ना कुछ, ठीक है ना। तो अलाउड है, ठीक है। सर तो ऑप्शन है 306 310 360 ठीक है और आते हैं टू उस एट्टी पर। एट सो 306, तीन तीन सौ सौ दस दस हाँ 360 हाँ 288। ठीक है, ये सब ऑप्शन है आपके पास, नो प्रॉब्लम, अभी हम इसके लिए करते हैं। सो यहाँ पे मेरे पास इसका मतलब दो चॉइसेस हैं, 4 या 5 रख सकता हूँ, विथ रिप्लेसमेंट बात कर रहे हैं हम। अच्छा 3 भी तो ले सकते हैं, 3 में क्या दिक्कत है? सो 2 1 रखेंगे तो एक तो स्ट्रिक्टली लार्जर चाहिए ना आपको तो। हम्म कोई दिक्कत नहीं है, तो यहाँ पे 3 4 5 तीनों चॉइस ले लो। और यहाँ पे 3 4 5 तीनों चॉइस है, यहाँ पे 2 3 4 5 चारों चॉइस है, यहाँ पे 1 2 3 4 5, ये आपके पास टोटल 5 चॉइस हो गए, 5 चॉइस है, और यहाँ हमने एक चॉइस फिक्स कर दिया। सो अभी ध्यान ये देना है कि मैंने यहाँ जीरो भी वो 1 भी इंक्लूड कर दिया है, तो एक नंबर वो भी आएगा, बाकी तो लार्जर ही आएगा, है ना, क्योंकि यहाँ हमने, यहाँ पे चॉइसेस हमने 3 4 5 रखी है, यहाँ पे चॉइसेस हमने 2 3 4 5 रखी है, और या ये वाला चॉइसेस यहाँ रखी है, तो एक नंबर वही बन जाएगा 4 3 2, इसको हटा देंगे हम।
तो ये कितना आएगा 60। इसमें एक हम घटा देंगे। अगर क्या इक्वलिटी अलाउड है कि नहीं अलाउड है, स्ट्रिक्टली लार्जर देन चाहिए या मोर देन इक्वल टू? अगर मोर देन इक्वल टू है तो ये 60 अभी आया जो 4 से स्टार्ट होगा, हम ये बात कर रहे हैं। अब बाकी बात करेंगे, यहां मैं इंक्लूड कर रखा हूं इस नंबर को भी, ये कहना चाह रहा हूं। नाउ सपोज स्टार्ट विथ 5, ठीक? तो अब क्या होगा, 4 डिजिट नंबर चाहिए ना, तो स्टार्ट विथ 5। तो 5 से स्टार्ट किया। यहाँ कितने चॉइसेस आपके पास है? नाउ यू हैव ऑल चॉइसेस। कितने हो गए जी? यहाँ एक चॉइस फिक्स किया, 1 2 3 4 5 6, 6 इंटू यहाँ भी 6 के 6 चॉइस है, यहाँ भी 6 के 6 चॉइस है। कितना हो गया ये? तीनों ऐड हो गए 216। सो 216 एंड प्लस 60 कितने होते हैं? ऐड कीजिए अभी के लिए। तो ये 6 7 2, अभी 276 मिला। और कुछ पॉसिबिलिटी है क्या? 3 3 6, हमने यहाँ 5 इंक्लूड कर दिया। और कुछ था हमारे पास? 4 3 2 1। क्योंकि 4 से कम का तो नंबर हो नहीं सकता, है ना? देखिए आप लोग, तो 60 इधर है, 216 सही है ना? ये देख लेना, तो 6 इंटू 6 इंटू 6, और 4 डिजिट का ही बनाना है। नहीं तो वैसे सोचते तो 4 5 2 हो जाता। मेरे हिसाब से यही आ रहा है, इंक्लूडिंग दैट नंबर, वरना 275 आएगा। देखो जी बाकी लोग, क्वेश्चन क्लियर है कि हाउ मेनी नंबर वी कैन मेक लार्जर देन 4321, मतलब 4321, दैट कैन मेड फ्रॉम द डिजिट 0 1 2 3 4 5, ठीक है? एंड यहाँ पे हमने क्या किया, हमने कहा चलो यहाँ 4 से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ 4 है तो 4 तो होना ही चाहिए, 3 से स्टार्ट होगा, लार्जर होना नहीं। तो 4 फिक्स किया मैंने। यहाँ पे मेरे पास चॉइसेस हैं अब 3 4 5 की, 3 4 5। क्या जीरो की चॉइस थी मेरे पास यहाँ पे? अच्छा 3 3, हाँ जीरो की चॉइस तो वैसे जीरो कहीं चॉइस नहीं है, जीरो यहाँ दोगे कम हो जाएगा। अच्छा यहाँ जीरो ऐसा रखता मैं, अगर यहाँ पे 4 4 करता, यहाँ कम पड़ रहा है वो ठीक है, यहाँ हमने थोड़े कम किए हैं, ठीक है? सो आई थिंक वी हैव टू इंक्रीज हेयर। यहाँ जो मैंने किया है ना, जैसे यहाँ पे मान लो मैं 4 5 कर देता हूँ, तो यहाँ जीरो भी रख सकते हैं, जीरो को तो मैंने इंक्लूड नहीं किया। तो आई थिंक दिस नीड्स टू बी इंक्रीज्ड, है ना? तो एक देखते हैं इसको थोड़ा सा। तो इसमें जो केसेस बन रहे हैं कि हम अगर ऐसा करें, 4 के बाद, जैसे 4 है एक चॉइस है ना, तो यहाँ अगर मैं 5 रख दूँ, अच्छा यहाँ पे दो चॉइस था ना, 4 5, कुछ भी चॉइस रख सकते थे हम। ओके एक मिनट, तो यहाँ मैं अगर चलो 4 5 से बात कर लेते हैं, 4 5, तो अब कितनी चॉइसेस हैं आपके पास? यहाँ आपके पास टोटल 6 के 6 चॉइस है, यहाँ टोटल 6 के 6 चॉइस है। 4 4 वाला भी हो सकता था, है ना? ये है, तो यहाँ भी 6 के 6 चॉइसेस हैं आई थिंक, यहाँ पे है ना, टोटल 6 चॉइसेस यू हैव, टोटल 6 चॉइसेस यू हैव, क्योंकि लार्जर ही होगा। एंड व्हाट अबाउट 4 3? सो 4 3 वाले में रेस्ट्रिक्ट हो जाएगा, देखो जी। तो नाउ बाकी आप लोग सोचो और क्या केसेस बना सकते हैं। मैं कह रहा हूँ 4 पहला है तो 4 5 होगा, तो यहाँ कोई भी नंबर रख दो 6 में से, इससे ज़्यादा ही होगा, कोई भी रख दो ज़्यादा ही होगा, विथ रिपीटिशन बात कर रहे हैं। यहाँ पे हम 4 4 हमने रखा, रिपीट तो कर ही सकते हैं, तो ये हो गया। और 3 रखा हमने, 4 3, तो यहाँ पे अब कितने चॉइस है मेरे पास? तो अब चॉइस लिमिटेड हो गई है ना, क्योंकि 4 3 है, 2 1, तो 2 से लार्जर ही लेना पड़ेगा। तो 2 3 4 5 4, एंड यहाँ पे 1 2 3 4 5 5। तो मैं फिर से कह रहा हूँ ये नंबर इंक्लूड हो गया यहाँ पे, ठीक है? तो ये हो गया आपका 20, ये हो गया 36, और ये हो गया 36। तो अब कितने बना दिए हमने? सो अब हमने बनाए, तो अभी थोड़ा सा ना उसमें केसेस कम लिए थे। सो अभी के लिए चेक कीजिए जी, यहाँ पे 216, फिर 72 प्लस 20, ये कितना हो जाएगा?
308। तो इसमें एक नंबर मैंने एक्स्ट्रा भी लिया था। एक नंबर कौन सा एक्स्ट्रा है? इसमें वो नंबर भी इंक्लूडेड है, इसमें वो खुद वो नंबर इंक्लूडेड है। 4 5 है ना। अभी भी नहीं। देखो भाई सही कैलकुलेशन हुआ ना? सर ये 310 है क्या आंसर? ये ऐड कितना हो रहा है? ऐड होके कितना आ रहा है? ये सही ऐड किया ना मैंने? मे भी 310 होगा। तो कौन सा केस छूटा है हमारा? चेक करो। ये तो 4 से स्टार्ट होगा या 5 से स्टार्ट होगा, ये ना। हम्म देखो भाई। सर हम्म अगर 4 3 हम्म 21 में एक्सक्लूड लेते करूंगा तो मेरा हैं, 307 आएगा, और वो वहां भी इंक्लूड तो नहीं नहीं हुआ है सर, कहीं। हाँ। सर अगर 4 3 लेते हैं हम्म और उसके नेक्स्ट डिजिट में हम 3 4 5 में से एक लें, और फिर 3 4 5 में से कोई एक लेते हैं, तो यूनिट डिजिट पे 6 डिजिट आ जाएंगे। कहाँ कहाँ पे? 4 3। हम्म अच्छा, इसको फर्दर आप ब्रेक कर रहे हो दो पार्ट में? हाँ, हाँ सर, इसको दो पार्ट में ब्रेक करेंगे। ठीक है, चलो इससे करके देखते हैं। तो नहीं, आंसर तो डायरेक्ट आ जाना चाहिए था, इतना करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी देखते हैं क्या हो रहा है। तो यहाँ 4 3, अब क्या कह रहे हैं आप? सर अगर इसमें जो टेंथ टेंथ प्लेस पे है, उसमें 3 4 5 में से एक लेंगे तो तीन पॉसिबिलिटी आएंगी। अच्छा, 3 और 4 5 में से? कोई एक लेंगे तो तीन पॉसिबिलिटी आएंगी, फिर यूनिट डिजिट पे 6 हो जाएंगी, तो 18 ऐसे हो जाएंगी। अच्छा, ये 3 है, और यहाँ पे फिर हमारे पास, अगर आपने यहाँ 6। 3 4 5 में से कोई रखा है, तो हाँ, यहाँ पे आपके पास कोई भी 6 रख सकते हैं, ऐसा कह रहे हैं आप? हाँ, हाँ सर। लेकिन 3 रखेंगे तो दिक्कत ये आएगा। अच्छा, 3 रख दिया ना, यस यस, तो इसको फर्दर हाँ, ब्रेक करके, हाँ। सो 3 हो गया, 3 4 5, तो 2 से ज़्यादा ही होगा। तो यहाँ पे टोटल आपके पास कितने चॉइसेस बचे? ऑल 6। अच्छा, एंड एक यहाँ मिनट। पे अब हम्म अगर 2 रखते हैं तो फिर 4 चॉइसेस अच्छा, तो होंगे। उसके अकॉर्डिंग ब्रेक करना पड़ेगा, नहीं? तो यहाँ पे हाँ, अगर आपने 2 रख दिया तो यू हैव हाउ मेनी रिमेनिंग चॉइसेस? 4 सर चॉइसेस जीरो होंगे। और जीरो और वन को हटा देंगे तो हाँ, 0 1 हट कितना चार होगा? जाएगा। चॉइसेस होंगे। तो कितने हो गए अब? हाँ, 4 चॉइसेस चार होंगे। कोई क्या, 1 2 3 4? नहीं, 2 3 4 5। हाँ, 2 3 4 5। तो ये हो गया 18, और ये हो गया 4। ठीक है जी, तो आई थिंक देखो यहाँ पे केसेस है ना, ये देखना पड़ेगा। तो अब वैसे कितना हमारा आ रहा था, वैसे जो मैंने किया था कितना आ रहा था उसमें? 20 आ रहे थे, और वैसे 22 आ गए। अच्छा, दो केस मतलब मैंने छोड़े फिर, यही ना? तो अब आपके 18 ये हो गए, 4 ये हो गए, तो 22 हो गए। और जब मैं अलग वैसे किया था डायरेक्टली, तो हमारे मतलब दो नंबर मैंने छोड़ दिए थे। वो कौन से वाले छूटे थे? 4 3 वाला ही कोई छूटा था ना, तभी ऐसा होगा इस तरह का। तो इसका मतलब है क्या हो गया? 216 36 36, ये 36, ये 36, फिर ये हो गया टोटल अब, है ना? टोटल इस वाले में आ जाएगा 22। तो अब वो नंबर इंक्लूडेड भी नहीं है ना, पहले मैं इंक्लूड करने की कोशिश कर रहा था, तो अब वो इंक्लूडेड भी नहीं है। तो अब देख लो कितना होता है, 310। तो अब आई थिंक ठीक है, देख लो। तो मेनली यहाँ पे मेनली नंबर्स हमारे छूट रहे थे 4 वाले केसेस में, देख लो। है जी आंसर? क्या है आंसर बताइए श्रीकांत? ठीक है, ये ठीक होना चाहिए, नहीं तो और केसेस देखने पड़ेंगे फिर। तो मेनली यही था ना, यहाँ पे ध्यान रखना था, ये 4 था, तो पहले 4 आएगा या 5 आएगा। तो ये ठीक है, 5 आ गया तो कोई भी केसेस ले, कोई दिक्कत नहीं है। अब 4 के बाद 5 लेना है कि 4 के बाद 4 लेना है, या 4 के बाद 3? अब 4 के बाद 3 वहाँ भी है, तो 4 3 को दो पार्ट में ब्रेक किया। सो 4 3 में यहाँ है ना, आप कोई भी नंबर रख रहे हो 3 4 5 में से, 3 4 5 में से, 3 4 5 में कुछ भी रख लो, और यहाँ पे आपने 2 फिक्स कर दिया। तो यहाँ पे 2 जब फिक्स किया तो आपके पास 2 3 4 5 चॉइसेस बची। हम्म
ओके, नेक्स्ट बताइए और किसी का जो डाउट है। सर सर जी एक क्वेश्चन भेजा हूँ वही सीएमआई के ग्रुप में, उसको देखिए तो थोड़ा। अच्छा, ट्राई करके देखते हैं जी। तो ठीक है ना, आप सही है, तो आई थिंक दिस इज फाइन। 310 आंसर हो गया। अच्छा, आप जो कह रहे हैं ये जो क्वेश्चन दूसरा है जो कुछ इन्होंने ग्रुप में भेजा है सीएमआई वाले में, ये कह रहा है कि फॉर अ सेट्स ए बी, 2 सेट्स हैं, एफ जो है आपके पास ए से बी में है और जी जो है वो बी से ए में है, ठीक। सो फॉर सेट्स ए एंड बी, एफ फ्रॉम ए टू बी, जी फ्रॉम बी टू ए, बी फंक्शन सच दैट एफ ऑफ जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स। बताया था कि एफ ओ जी जो है वो आइडेंटिटी फंक्शन है, यही मतलब है। अच्छा, फॉर ईच एक्स, सो फॉर ईच स्टेटमेंट बिलो राइट वेदर इट इज़ ट्रू और फॉल्स। सो आपको देखना है कि ये फंक्शन ट्रू है कि फॉल्स है। तो इससे तो ये समझ आता है कि f जो है वो g इनवर्स है, ये f एक दूसरे का इनवर्स है, ठीक है, और g f का इनवर्स है, ऑल्सो g इज f इनवर्स। तो वैसा बोलना चाह रहा है। तो फंक्शन f सर इन्वर्टिबल फंक्शन क्या ये होता है जी? अगर फंक्शन ये डेफिनेशन है इन्वर्टिबिलिटी का, तो इसका मतलब है एफ एन जी आर इन्वर्टिबल। हालांकि दोनों होना चाहिए ना इसमें, एफ ओ जी एन जी ओ एफ दोनों होना चाहिए, तो सिर्फ एक साइड दिया है। ओ एक मिनट, तो ये सिर्फ एक साइड दिया है ना, ये डेफिनेशन जो होता है ना, अभी सिर्फ एक साइड है। अगर तुम डेफिनेशन देखोगे इन्वर्टिबल फंक्शन का, हाँ आप बताओ जो आप कहना चाह रहे थे। नहीं सर, वो आपने अभी रब कर दिया। नहीं तो मैं पूछना चाह रहा था क्या आइडेंटिटी फंक्शन जो है वो हमेशा क्या होता है कि एक दूसरे का इन्वर्स होता है क्या? ना 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 ना, नहीं समझे नहीं। इन्वर्टिबल फंक्शन का डेफिनेशन में ना 2 कंडीशन है, यहाँ सिर्फ एक ही दिया है ना, वन इन्वर्टिबल। वन और ऑन टू दोनों होना चाहिए ना नहीं सर? नहीं नहीं, वो तो आप थ्योरम जानते हो। इन्वर्टिबल फंक्शन का डेफिनेशन क्या है, व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ इन्वर्टिबल फंक्शन? तो ये होता है कि अ फंक्शन f फ्रॉम a टू b इज इन्वर्टिबल इफ एंड ओनली इफ देयर एग्जिस्ट। ये डेफिनेशन है। जो आप जानते हो कि फंक्शन बाइजेक्टिव होगा इफ एंड ओनली इफ डिफरेंशिएबल है, वो तो फंक्शन बाइजेक्टिव है इफ एंड ओनली इफ इन्वर्टिबल है, वो एक थ्योरम है। डेफिनेशन एक्चुअली यहाँ से स्टार्ट होता है। सो फंक्शन f फ्रॉम a टू b इज इन्वर्टिबल इफ एंड ओनली इफ देयर एग्जिस्ट g फ्रॉम b टू a सच दैट कि f ऑफ g ऑफ x, f ओ g ऑफ x इज इक्वल टू x, है ना, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ g। तो डोमेन ऑफ g जो कि है b, एंड तो यहाँ एक ही कंडीशन दिया है ना, दोनों कंडीशन देता तो इनवर्स होता, जो मैं सोच रहा था। सो x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ f विच इज a। सो अगर ये दोनों कंडीशन होता तो हम ये बोलते कि f g का इनवर्स है और g आपका f का। ये इन्वर्टिबल फंक्शन का डेफिनेशन है, ठीक है। सो इससे ये होगा, सो आप यहाँ ये बोल पाएंगे कि f जो है g इनवर्स है एंड g जो है वो f इनवर्स है इस केस में। लेकिन यहाँ पे आपके पास सिर्फ एक ही कंडीशन है, तो एक साइड से होगा, दोनों जरूरी नहीं है, ठीक है। तो तुम अगर मैथमेटिकली ऐसे लॉजिकली सोचो तो हो क्या रहा है कि यहाँ f है g, एफ ओ जी है ना, तो एफ ओ जी में क्या होता है, बाद वाला पहले ऑपरेट होता है, ये g है ये f है, तो यहाँ से जो होगा वो एफ ओ जी होगा, ठीक है, फॉग। सो ये है a b और वापस a, नहीं g कहाँ से कहाँ तक, b a ना, सॉरी पहले g होगा ना, तो b से a फिर a से b। तो g क्या करेगा, x को मैप करेगा gx पे, फिर f किसको मैप करेगा, f ऑफ g ऑफ x के, और ये वापस x पे आ जा रहा है। इसका क्या मतलब है सोचो। तो एफ ओ जी एक्चुअली यहाँ पे 1 1 है, एफ ओ जी 1 1 है ना। सो एफ ओ जी 1 1 है तो किसको 1 1 होना जरूरी होगा, मतलब सोचो, यहाँ एफ ओ जी 1 1 फंक्शन है, एफ ओ जी इज अ 1 1 फंक्शन। वो कैसे डिसाइड कर रहे हैं सर कि एफ ओ जी 1 1 अरे है? भाई एफ ओ जी एक्स है, आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है, आइडेंटिटी फंक्शन बाइजेक्टिव होता है। एफ ओ जी बाइजेक्टिव मतलब बाइजेक्टिव तो होगा, इक्वल सेट होता 1 1 होगा ना। जैसे एफ ओ जी को नया नाम दे दो एच, तो ये ऐसा है ना, एच एक्स इज इक्वल टू एक्स, नहीं है ये, है कि नहीं।
एफ ओ जी को ना हमने एक्स रख दिया, तो एक एच एक्स इज इक्वल टू एक्स, ये फंक्शन 1 1 है कि नहीं है? अच्छा, वो आप देख रहे हैं सर, बी का जो एलिमेंट एक्स लिखा हुआ है और वापस लास्ट में जो एक्स आ गया वो अभी इसको वापस देख रहे एक्स हैं, में एक्स हाँ। में चला गया ना। तो एफ ओ जी वन ठीक वन है है सर, एक्चुअली, हाँ, क्योंकि ठीक है सर। डिस्टिंक्ट एलिमेंट का इमेज डिस्टिंक्ट होगा आपके पास। तो एफ ओ जी फंक्शन 1 1 है। अब एफ ओ जी 1 1 है तो थ्योरम क्या कहता है? ये थ्योरम है, प्रूव भी कर सकते हैं। अगर एफ ओ जी 1 1 है तो कौन सा फंक्शन 1 1 होगा, एफ या जी? जी वाला होगा सर। एफ होगा। ये थ्योरम है, क्लास 12th के एनसीईआरटी में थ्योरम है, देख देख के बताओ। ये सब याद होना चाहिए आप लोगों को, ये सब क्लास 12th के एनसीईआरटी में सर थ्योरम है। वो था ना, जी होता है सर, जी होता है, इसलिए पढ़ा, ये याद है मेरे को। 1 1 ऑन 2 को सोचना पड़ेगा। तुम्हें काउंटर एग्जाम्पल बना लो ना, वैसे मैंने काउंटर एग्जाम्पल बना लो यहाँ पे। जैसे मान लो मैं अगर एग्जाम्पल बना दूँ कि लेट से ऐसा करें यहाँ पे कि यहाँ 1 2 3 है मान लो, और है ना, तो यहाँ भी 1 2 3 रखना पड़ेगा। यहाँ मान लीजिए हमने 1 2 3 4 रख दिया फॉर एग्जाम्पल, तो 4 तो नहीं रख सकते क्योंकि यहाँ 4 एलिमेंट है ना, तो 3 को ही मैप कर पाएगा ये। अच्छा ए है ना, ए से बी, बी से ए। एफ के बारे में कुछ नहीं बोला तुम्हारा फंक्शन ना? नहीं सर। हम्म, हम्म। तो क्या हम ऐसा बना सकते हैं कि कोई एक का 1 1 फिर, अच्छा ऑप्शंस तो मैंने देखा है, पहले ऑप्शंस देख लेते हैं क्या क्या था इसमें ऑप्शंस। एक बार ऑप्शंस देकर फिर डिसाइड करते हैं। तो इसमें कह रहा है कि कौन सा राइट ट्रू फॉल्स, एफ मस्ट बी 1 1, एफ मस्ट बी ऑन 2, जी मस्ट बी 1 1, जी मस्ट बी ऑन 2। ठीक है, तो यहाँ मेनली जो है मैं ये कह रहा हूँ कि ये डायरेक्ट क्लास 12th में थ्योरम है, तो मैं एनसीईआरटी खोल के तुम्हें दिखा दूँ, उसमें पता चल जाता है कि इसमें ये हमारे पास है कि इससे ये पता चल रहा है कि एफ ओ जी बराबर एक्स है ना, दिस इज 1 1 फंक्शन। देन क्या कहता है थ्योरम, इसको प्रूफ, अच्छा मैं प्रूफ ही वही प्रूफ कर रहा था। देखो जैसे अगर मैं ऐसा बनाता इसको कि 1 2 3 ले लेते हैं, चलो कुछ ऐसा बनाओ कि किसी एक का 1 1 फेल करा देते हैं और जी ओ एफ एक्स पे चला जाए। तो जैसे 1 मान लो 2 पे गया और 2 वापस 1 पे चला गया, और यहाँ पे मैं ज़्यादा लूँगा तो कैसे फंक्शन बनेगा? हाँ बनेगा ना, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, और 2 गया मान लो 4 पे और 4 गया वापस 2 पे, 3 गया 3 पे और 3 गया 3 पे, और 1 भी गया, है ना, 3 तो 3 को ही मैप कर सकता था तो कोई दिक्कत नहीं है, और 1 को कहीं मैप करा दो, कहाँ मैप कराना चाहोगे? चलो 1 को 1 में मैप करा देते हैं। अब बताओ क्या ये क्वेश्चन गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा, पहले ये चेक करो। ये था एफ ओ जी ऑफ एक्स, एक्स होना चाहिए। तो अगर मैं एक्स को 1 रख रहा हूँ, सोचो जी वन क्या है, जी वन इज 2 और एफ टू कितना है 1, तो 1 1 पे जा रहा है, 1 1 पे जा रहा है,
2 2 पे जा रहा है, 3 3 पे जा रहा है। तो हमारा ये वाला रिक्वायरमेंट सेटिस्फाई हो गया। चेक कर लो हो गया कि नहीं, मतलब जो गिवन था वो मैंने सेटिस्फाई करवा दिया ना। चेक कर लो, जहां मैंने ए सेट अपनी मर्जी से मैंने ए लिया है 1 2 3 और बी मैंने अपनी मर्जी से लिया है 1 2 3 4, सॉरी उल्टा लिख दिया, बी हमने ये लिया है, ए मैंने ये लिया है, ए लिया 1 2 3 4, बी हमने लिया 1 2 3। तो क्वेश्चन था एफ ए से बी में है, सो एफ ए से बी में है और जी बी से ए में है, ये भी सही है। एफ ओ जी ऑफ एक्स एक्स होना चाहिए, हाँ है ऐसा। अब यहाँ देख के बताओ कौन सा 1 1 है कौन सा 1 1 नहीं है एफ जी में से, ये बताओ। ये एग्जाम्पल क्या बता रहा है, विच वन इज 1 1? वन एग्जाम्पल इज एनफ टू से फॉल्स, तो डिस्कार्ड करने के लिए काफ़ी है। तो यहाँ एफ जी में क्या हो रहा है, डिस्टिंक्ट एलिमेंट का डिस्टिंक्ट इमेज है, यस हमने ऐसा लिया है एक्चुअली। मैं वैसे वही हटा भी सकता था इसको, तो तब भी हो जाता। 3 को 1 पे भेज देता, मान लो फिर 1 को उस पे भेज देता। एनीवे अभी के लिए ये 1 1 नहीं है, एफ 1 1 नहीं है, तो एफ 1 1 आउट हो जाएगा, आउट हो जाएगा, देख लो। सो पहला ऑप्शन था एफ मस्ट बी 1 1, तो ये काउंटर एग्जाम्पल एफ 1 1 नहीं है क्योंकि 1 का इमेज भी 1 पे, 2 का इमेज भी 1 पे है, सो एफ इज नॉट 1 1। तो ये काउंटर एग्जाम्पल मिल गया, पहला ऑप्शन फॉल्स कहने के लिए, ठीक है। एफ मस्ट बी ऑन टू, तो ऑन टू होने के लिए क्या होना चाहिए कि रेंज कोडोमेन होना चाहिए। अब चूंकि बी के सारे एलिमेंट को मैप तो होना पड़ेगा, कोई भी एक छूटेगा तो है ना, तो यहाँ एक्स से एक्स में जा रहा है ना, तो इससे आ जाएगा। और जी ओ एफ ऑफ एक्स है ना, तो 1 1 डिपेंड करता है इसमें क्या क्या एलिमेंट ले रहे हैं। तो तीसरा क्या था, जी मस्ट बी 1 1, तो यहाँ पे जी जो मैंने बनाया वो 1 1 बनाए हैं मैंने, है ना, जी मैंने 1 1 बनाए हैं, ठीक है। एंड जी मस्ट बी ऑन टू, क्या जी ऑन टू है, जी ऑन टू नहीं है। तो इसी काउंटर एग्जाम्पल में जी इज ऑन टू फेल हो गया, एफ इज 1 1 फेल हो गया। इसी एग्जाम्पल में देख लो, एफ का 1 1 फेल हो गया, जी का ऑन टू फेल हो गया, और ये सारा कंडीशन हमारा सेटिस्फाई है। तो दूसरा बाकी ट्रू होगा क्योंकि अपोजिट वाला। नहीं तो प्रूफ करना चाहो थ्योरम की तरह प्रूफ लिखते, मैं कह रहा हूँ क्लास 12 के एनसीईआरटी में ये है, तुम चाहो तो मैं तुम्हें खोल के दिखा देता हूँ। देखो सो इसमें जो है इसमें अगर हम सर्च करें, सर उसमें एक ये स्टेटमेंट है ना कि डोमेन ऑफ एफ ओ जी एक्स दिस इक्वल्स टू डोमेन ऑफ जी एक्स। रुक जाओ। सो क्लास 12 एनसीईआरटी रिलेशन एंड फंक्शन, अच्छा एनसीईआरटी 2 बार लिख दिया, कोई बात नहीं। क्या कंडीशन लिखा रहता है, लिखा हुआ है सर कि डोमेन ऑफ एफ ऑफ जी एक्स दिस इक्वल्स टू डोमेन ऑफ जी एक्स। तो वो तुम्हें दिमाग से समझ आना चाहिए, यहाँ भी वो चीज़ कंडीशन सेटिस्फाई है। यहाँ जो x है और ये x कहाँ से आएगा, g के डोमेन से आएगा, तो लिखने की जरूरत यही थोड़ी है, लिखा हुआ। वो तो अपनी अंडरस्टैंडिंग आपकी होनी चाहिए कि ये जो x है ये g के डोमेन से आएगा, और वही x जो यहाँ आ रहा है ये भी एफ ओ जी है, एफ ओ जी ऑफ एक्स एक्स है ना, तो ये x कहाँ से आएगा, एफ ओ जी का डोमेन और g का डोमेन तो सेम ही हो गए, तो ऑब्वियस है यहाँ पे, और वैसे भी सेम ही है। तुम यहाँ ध्यान से देखो, एफ ओ जी का डोमेन क्या है, b है, और g का डोमेन क्या है, b है, तो उसमें अलग से बताने की जरूरत है, बताने की जरूरत तो नहीं, होता दिख रहा है, यहीं पे दिख रहा है कि ये जो बी सेट है ये जी का डोमेन है, यही बी सेट एफ ओ जी का भी डोमेन है। ये बी है एफ का कोडोमेन है, वो एफ ओ जी का कोडोमेन है, ये बताने की जरूरत थोड़ी है। यहाँ देखो, यहाँ ये तुम्हें मिल जाएगा, इसमें जो थ्योरम से मैं बता रहा हूँ ये सब थ्योरम उसमें आराम से इजीली रिजल्ट मिल जाएगा। देखो तो ये कॉम्पोजिशन समझा रहा है, यहाँ देखो ये कह रहा है कि एफ जी दोनों 1 1 है तो कॉम्पोजिशन 1 1 हो जाएगा, एफ जी दोनों ऑन टू है तो कॉम्पोजिशन ऑन टू हो जाएगा। अब उल्टा सोचो, यहाँ पे ये है, ये हमारा तुम्हारा जो भी क्वेश्चन था ना ये 3 4 वाला पार्ट था, 4 5 वाला, तो ये क्या कहना चाह रहा है, ठीक है, ये कह रहा है कि एफ ए से बी में है, जी बी से सी में है, तो तुम्हारा क्वेश्चन क्या था, बी से ए कर दिया था, कोई दिक्कत नहीं। अब जीओ एफ 1 1 है तो एफ 1 1 होगा, इसकी गारंटी है, चाहे ए हो या ना हो उससे कोई दिक्कत नहीं, ए है तो और आसान है, ए नहीं भी है तब भी ये कह रहा है, ठीक है ना। अगर इवन ये सी है
तब भी अगर GOF 11 है तो F11 होगा, इसकी गारंटी है। GOF ऑन टू है तो G ऑन टू होगा। लेकिन आपके क्वेश्चन में यही था ना, GOF था FOG था, आपके क्वेश्चन में शायद FOG है, तो उल्टा कर दो, कोई दिक्कत नहीं। आपके क्वेश्चन में FOG है तो आपके क्वेश्चन में FOG ऑफ x है, तो आपके क्वेश्चन में FOG इज 11। तो इसके अकॉर्डिंग FOG 11 है। तो जब GOF 11 है तो F11 है, तो F मतलब बाद वाला 11 है, तो FOG 11 है तो G11 होगा, इसकी गारंटी है क्योंकि ये थ्योरम है। तो FOG 11 मतलब G 11 है ना। सो अगर FOG 11 है तो G11 होने की गारंटी अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम। अब तुम्हारा यहाँ x ही है फिर से, तो x को मैप कर रहा है ना। और FOG कहाँ से कहाँ तक फंक्शन है, जो क्वेश्चन आपका जो था, आपका FOG कहाँ से कहाँ तक था, B से B था, FOG हाँ B से B था। तो FOG यहाँ पे ऑन टू भी, अगर ध्यान से देखोगे तो आपके क्वेश्चन में FOG इज ऑन टू, क्योंकि FOG फंक्शन B से B में है तो ऑन टू भी है। और अगर GOF ऑन टू है तो G ऑन टू होने की गारंटी है, मतलब पहले वाले को ऑन टू होने की गारंटी है। तो आपके क्वेश्चन में वो नोटेशन FOG है, तो FOG ऑन टू है, सो F को ऑन टू होने की गारंटी है। ठीक है, तो आगे आंसर जी। तो ये आपके ऑप्शन में sir. G इज 11, F इज ऑन टू, ये श्योरिटी है ट्रू होने का। बाकी जो दो बचे उसके फॉल्स हो जाएगा, और क्यों फॉल्स होगा मैंने काउंटर एग्जांपल भी आपको दे दिया है ना। तो ये सब sir. आप याद रखेंगे तो काम हो जाएगा आपका जी। सर उसी में एक क्वेश्चन नेक्स्ट वाला देखिए तो। क्या है इसमें, ये सब ट्राई करके आए हो ना, जैसे ही पूछ रहे हो। F नहीं मान सर, लो ट्राई किया A हुआ से है। B है, तो A जो आपका है ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 1, और B है ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 2, ऐसा कुछ। एंड सर ये हाँ यही क्वेश्चन है सर। हाँ यही लिख रहा हूँ मैं, बस वो मैंने चेंज कर दिया, A B कर दिया। Yes, 2x sir. अपॉन x माइनस 1, अब क्या करना है इसका। सर इसको मैंने क्या, जैसे मैंने सॉल्व किया है, मैंने क्या किया कि ए बी से मैप कर रहा है बी पे, तो ए में मैंने क्या किया कि 1 को नहीं लिया है, बाकी सारा जैसे f(1) डाल के देख रहा हूँ, और जो वहां पे आ रहा है उसके साथ मैपिंग कर रहा हूँ। ठीक है, तो इससे तो मुझे पता चल जा रहा है सर कि मेरा आंसर जो आ रहा है सर कि बोथ 1 और ऑन टू दोनों है। मतलब ऐसा क्या सर, मेरा सोचने का तरीका सही है, ये पूछ रहा था मैं आपसे। ये फंक्शन इन्वर्टिबल, इसका इन्वर्स निकाल सकते हो, ये इन्वर्टिबल हाँ फंक्शन सर। है। fx इज इक्वल टू वाई कर दो, तो x की वैल्यू क्या निकल के आएगी यहाँ से, तो यहाँ से x आ गया y अपॉन वाई माइनस 2, जो कि f इनवर्स y है। सो ये फंक्शन इन्वर्टिबल है, तो 1 1 ऑन टू दोनों हो गया। मैं समझाना ये चाह रहा हूं कि आप gx ले लो x अपॉन x माइनस 1, ठीक, और fx ये ले लो। यस सर। अब FOG ऑफ x निकालो, x आएगा, GOF ऑफ x निकालो, x आएगा बाय डेफिनेशन। तो डेफिनेशन से ये मैं प्रूव कर दिया कि f जो है इन्वर्टिबल है, और इन्वर्टिबल है तो इफ एंड ओनली f इज बाइजेक्टिव, हो गया। तो ये मेरा लॉजिक है इस तरह से। यस सर। सर मैं इसमें पूछना चाह रहा था आपसे कि जैसे कि मान लीजिए ए का जो एलिमेंट्स हम लेंगे उसमें 1 नहीं रहेगा। हाँ 1 नहीं रहेगा डोमेन में, x 1 नहीं ले सकते बिकॉज हाँ, डिनोमिनेटर और में x माइनस 1 है। हाँ, हाँ, और सर बी का जो एलिमेंट जो भी बन रहा होगा एफ में रखने पे उस पे 2 नहीं आएगा, हाँ यही ना कह रहा 2 है। कभी नहीं आएगा। उसका लॉजिक ये है, एक मिनट, यहाँ मैंने gx गलत निकाला, इसका मतलब यहाँ माइन अपॉन 2 आता ना यहाँ से, ये देखो ध्यान से, यस सर। ये y माइनस 2 आ रहा है ना यहाँ, y x माइनस 2, तो इसकी वजह से 2 को हटाया गया है, बिकॉज ऑफ दिस है ना। Yes. यहाँ पे y माइनस 2 था ना, तो इसकी वजह से हटाया गया है कि y 2 लोगे तो ऐसा कोई x मिलेगा ही नहीं। जी आप जो कह रहे हैं ठीक है, कि ऐसा कोई x नहीं है जिसके लिए तुम्हारा y 2 आ जाए या fx 2 आ जाए, देयर इज नो सच x। अब वो क्यों है हम बता ना, ये लॉजिक है कि x ये आ जाता है तो इनवर्स में x माइनस 2 आएगा डिनोमिनेटर में, क्या y माइनस 2 था ना, वो पहले लिखने में गलती किया था मैंने, चेक कर लेना, ये x माइनस 2 है यहाँ पे, है ना। ओके सर। नहीं सर, ट्राई किया हुआ प्रॉब्लम है, बट एक बार आपसे पूछ लेते हैं, आपका आइडिया थोड़ा अलग रहता है सर, नहीं इसलिए ठीक है, मतलब कोई पूछ दिक्कत रहे नहीं है ना, क्योंकि जरूरी नहीं कि सब लोग एक तरीके से सोचेंगे, है ना।
और यही तो एग्जाम में करना हम्म। होता है। एग्जाम में कोई नया क्वेश्चन आया तो आपको अपना दिमाग लगाना है, जो आपने प्रोसेस में सीखा है प्रिपरेशन में वही लगाना है। वहाँ पे कहीं तो गूगल थोड़ी करोगे, वहाँ तो आप किसी यूट्यूब से या टीचर से पूछ नहीं सकते, वहाँ जो दिमाग में है वही आपको लगाना है। तो इसलिए आप अपने तरीके से पहले ट्राई करो और वही तरीका एग्जाम में भी आपको काम देगा, है ना, ये है। तो सीखो, मतलब सीखने में नुकसान नहीं है। और कुछ है जी पूछने को किसी को, जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपको कुछ डाउट हो, कुछ क्वेरी हो, जो भी आप पढ़ रहे हो उसमें डाउट हो या कोई क्वेश्चन किया आपने, क्योंकि प्रिपरेशन आपको ही करना है, सिलेबस PYQ देखना है, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। जो भी पूरे दिन में आपके डाउट होते हैं अभी आप डाउट पूछ सकते हो, ये है, चाहे थ्योरी के हो चाहे क्वेश्चंस के हो, ये है। बाकी IIT जेड जो कैलकुलस वाला पोर्शन है, यूट्यूब पे भरे पड़े हैं वीडियो IIT JEE वाले, मेंस एडवांस के हैं, इतने ट्यूटर्स हैं जो पढ़ा रहे हैं JEE का यूट्यूब पे। किसी एक को ढंग से फॉलो करके वन शॉट देख के कंप्लीट कर सकते हो कैलकुलस पूरा। लेकिन वो सिर्फ देखने से कुछ होना नहीं है, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा उसको प्रैक्टिस करना है। तो यू हैव टू सॉल्व प्रॉब्लम्स, अगर प्रॉब्लम सर सॉल्व नहीं हो रहे तो सर बेसिकली जो क्वेश्चन CMI में आता है हाँ वो बहुत थोड़ा अलग रहता है सर। हाँ उस टाइप का क्वेश्चन ये लोग प्रैक्टिस नहीं कराते हैं नहीं सर। ये कराते लोग हैं जी जी। हाँ सर, जैसे मैक्सिमम उनका कंसेप्चुअल थोड़ा थिंकिंग वाला पार्ट वाला क्वेश्चन आता है कि केसेस लेके या थ्योरम बेस्ड पे, वो सब क्वेश्चन सर बेसिकली कहाँ पे मिलेगा वैसा क्वेश्चन? वो पता क्यों मिलेगा ना, क्योंकि वो लोग खुद पेपर बनाते हैं, जो CMI के फैकल्टी हैं वो एग्जाम कंडक्ट करने के लिए खुद वो क्वेश्चन फ्रेम करते हैं। तो वैसा क्वेश्चन जरूरी नहीं कि कोई बनाएगा, क्योंकि उनका अपना तरीका है, मार्केट में कोई उसके लिए बुक लिखेगा तो वैसा सोच पाएगा, तो वो खुद ही फ्रेम करते हैं उस तरीके से। तो उसका तरीका ये कि आप मेनली आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, आप दूसरा क्वेश्चन में प्रैक्टिस किए हो, आपको आइडिया है चीज़ों का, तो वो भी हो जाएगा, है ना, ये है। क्योंकि ऐसे नहीं मार्केट में मटेरियल आपके लिए नहीं है, किसी के लिए नहीं है, लेकिन आप जितना बेस्ट पॉसिबल ट्राई करोगे उसके अकॉर्डिंग आपके परफॉर्मेंस होगा एग्जाम में। ओके सर। ये इसमें सर इसमें थोड़ा जैसे मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहा हूँ ना, तो बस जैसे जो आप भेजे थे वो सब तो ठीक है सर, बन जाता है, वो डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड टाइप का थोड़ा रहता है। लेकिन जैसा ऐसा टाइप का क्वेश्चन आता है जिसमें कि ज्यादा लगता है सिर्फ थ्योरी लिखा हुआ है पार्ट में, तो उसमें थोड़ा दिक्कत होता है। कोई नहीं, ट्राई कीजिए, उसमें क्या है, थ्योरी लिखा हुआ है, समझिए, उस तरह क्वेश्चन है ना। वैसे बाहर तो नहीं मिलेगा क्योंकि जो पेपर बनाते हैं उनको और ही सर पता। उस दिन मैंने जो डाउट पूछा था वो हो गया था सर। हो गया, कौन सा वाला? वाई मान के सॉल्व करने के लिए जो बोला था, दो हाँ अल्फा वाला जो क्वेश्चन था उससे अच्छा, सॉल्व हो गया था वो। वाई मान के करके हाँ फिर सर, आप वहां से किए? अच्छा, यस सर, उससे सॉल्व हो गया। तो उससे रूट में जो डिस्क्रिमिनेंट है वो नॉन नेगेटिव कर देंगे तो उससे आ गया होगा, ठीक है। हाँ सर, उससे आ गया था। ठीक है, फिर सही है। ठीक है जी, तो अगर कोई किसी को और क्वेरी डाउट नहीं है तो यहीं स्टॉप करते हैं, चलिए, थैंक यू सर। जी। सर एक छोटा सा डाउट है बोलो। सर, रैशनल नंबर कैसे काउंटेबल होता है? रैशनल नंबर कैसे काउंटेबल होता है? अच्छा, तो आप रैशनल का डेफिनेशन जानते हैं ना, क्या होता है रैशनल नंबर का डेफिनेशन? P/Q, जहाँ PQ क्या है, इंटीजर है, और Q 0 नहीं है, यही ना। तो इसका प्रूफ देख सकते हैं आप किसी भी रियल एनालिसिस की बुक में, आपको प्रूफ मिल जाएगा। जैसे बार्टल की बुक है, RG बार्टल एंड सेबर्ट की बुक आती है, इंट्रोडक्शन टू रियल एनालिसिस, उसमें प्रूफ मिल जाएगा। मैं बता देता हूँ आइडिया आपको। तो क्या आप इस बात से कन्विंस हैं कि इंटीजर है जो वो काउंटेबल है? हाँ सर, इंटीजर तो काउंटेबल है। तो रैशनल नंबर Z क्रॉस Z ही तो है, जो Z क्रॉस Z की काउंटेबिलिटी है वही Q की काउंटेबिलिटी लगभग, क्योंकि यहाँ दो इंटीजर यूज हो रहा है ना। तो P के पास कितनी पॉसिबिलिटी, यू कैन चूज एनी इंटीजर। Q के पास कितनी पॉसिबिलिटी, यू कैन चूज एनी इंटीजर एक्सेप्ट 0, तो एक कम हो जाएगा। तो एक से मतलब ये तो इनफाइनटली में नहीं है, एक कम करके कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं बताना चाह रहा हूँ कि जो Z क्रॉस Z की कार्डिनलिटी है वही Q की कार्डिनलिटी है। अब ये आप जानते हो काउंटेबल है, ये काउंटेबल है, तो एक थ्योरम भी होता है कि काउंटेबल फाइनाइट प्रोडक्ट ऑफ काउंटेबल से डिसकाउंटेबल। तो इनडायरेक्टली समझो कि जो सेट ऑफ रैशनल नंबर कार्डिनलिटी वही है जो इसकी कार्डिनलिटी है। अगर आप प्रूफ देखो तो क्या करते हैं वो लोग, जो प्रूफ देखो तो वो ऐसा करते हैं Q11 Q12 एंड सो ऑन। वो एक मैट्रिक्स बनाते हैं Q21, फिर कहते हैं कि, है ना, वी कैन लिस्ट ऑल रैशनल नंबर्स, हम चाहे तो सारे रैशनल नंबर को लिस्ट कर सकते हैं। वी कैन मेक अ फंक्शन f फ्रॉम Q to n जो कि बाइजेक्टिव है ना। जैसे मैं बोल रहा था Z कैसे काउंटेबल है, क्योंकि वी हैव वन फंक्शन फ्रॉम Z to n विच इज बाइजेक्टिव,
है ना, ये आपने देखा होगा क्लास 12 के एनसीईआरटी में भी है, ये फंक्शन दे रखा है। वैसे ही वी आर मेकिंग अ फंक्शन दैट इज दिस, तो क्या करता है, इसको 1 से मैप करता है, इसको 2 से, इसको 3 से, तो ऐसे करके बोलता है Q11 Q12 Q13, सो वी कैन लिस्ट ऑल नेचुरल नंबर, वी कैन लेवल इट 1 2 3 4 5 6 से लेवल कर देंगे, सो उससे प्रूफ हो जाएगा ये काउंटेबल। ये एक आइडिया है प्रूफ का। मैथमेटिकली आप कोई भी एनालिसिस की बुक उठाओ, वहां आपको प्रूफ मिल जाएगा। गूगल करो जस्ट कि वाई क्यू इज काउंटेबल, तो जो कोड़ा हो गया या स्टैक एक्सचेंज है या जितना वेबसाइट्स हैं, आपको उसमें डिटेल प्रूफ मिल जाएगा, मैथमेटिकल प्रूफ, जो कि थ्योरेटिकल प्रूफ होगा, तो आप वो कन्विंस करने की कोशिश करेंगे मैथमेटिकली। तो ये एक आइडिया है जो मैंने आपको बताया रफली। ठीक ठीक है। क्योंकि रैशनल काउंटेबल है इसलिए जेड क्रॉस जेड काउंटेबल है, और इसलिए क्यू काउंटेबल है, ये चीज। ओके जी, चलिए फिर ये स्टॉप करते हैं। थैंक यू। थैंक यू सर।